अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ स्पेशल के एक और शुमार में आप सबका खैर मकदम है। इससे पहले हेल्थ स्पेशल में हमने आपकी बात कराई थी डॉक्टर हकीम इरफान से, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके प्रिकॉशन के बारे में बात की थी। आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबनम बशीर, जो कि कश्मीर की फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट है, या यूं कहे ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है। कश्मीर में बढ़ते वक्त के साथ कैंसर के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है, जिसमें से सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। मजीद इस बीमारी के बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर शबनम बशीर से। डॉक्टर साहब, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। आपसे जानना चाहेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर दरअसल होता क्या है, मतलब व्हाट बेसिकली इट इज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, कैंसर जो है वो है न्यू एज एपिडेमिक। आजकल के ज़माने में जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबली 2 करोड़ लोग जो हैं हर साल इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनमें से अनफॉर्चुनेटली 50% लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसमें कई सारे कॉमन कैंसर्स मर्दों में, कई सारे कॉमन कैंसर्स औरतों में होते हैं। मर्दों में जैसे लंग कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर है, म्यादे का कैंसर है, आंतों का कैंसर है। फीमेल्स में ओवरी का, ब्रेस्ट का कैंसर नंबर 1 है, फिर आंतों का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर जो हमारा ब्रेस्ट होता है उस ग्लैंड में कई सारे हिस्से होते हैं। उसमें स्ट्रोमा होता है, उसमें डक्ट्स होते हैं, उसमें सपोर्टिव टिश्यू होता है। तो उसमें किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है, लेकिन 90% कैंसर्स जो होंगे वो होंगे डक्टल कार्सिनोमास। तो ये डक्ट से उठते हैं। ये डक्ट क्या चीज होती है? ये जब जो ब्रेस्ट का मेन काम है वो है दूध पिलाना बच्चे को, तो जहां से दूध बनता है वो लोब्यूल कहलाता है। फिर ये नलियों के जरिए निपल तक पहुंच के बच्चे तक पहुंच जाता है। तो इन नलियों में जब कैंसर होता है, डक्ट्स में होता है, उसको कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा। अब कई सारे लोगों को ये लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो शायद एक टाइप का है और इस पेशेंट के साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ भी ऐसा होगा, इसके साथ भी ऐसा होगा। ब्रेस्ट कैंसर के काफी सारे मुख्तलिफ अकसाम हैं। उसमें सबसे कॉमन कैंसर होगा डक्टल कार्सिनोमा। फिर कई सारे हमारे कॉमन वुमेन्स में पाया जाता है। 99% जो ब्रेस्ट कैंसर होगा वो औरतों में ही होगा, लेकिन कई सारे लोगों को ये नहीं पता कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेस देन 1% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मेन। ये वो मर्द होते हैं यूजुअली जिनकी फैमिली हिस्ट्री BRCA जीन पॉजिटिविटी की होती है। हाँ जी, उनमें भी हो सकता है। तो अभी औरतों में डक्टल कैंसर हो सकता है, लोबुलर कैंसर हो सकता है, मेडुलरी कैंसर हो सकते हैं, म्यूसिनस कैंसर हो सकते हैं, स्किरस कैंसर हो सकते हैं। काफी सारे अकसाम हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम इसको 4 अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो उसमें सबसे कॉमनेस्ट टाइप रहेगा जिसको हम कहेंगे हार्मोन पॉजिटिव कैंसर। उसमें हार्मोन रिसेप्टर्स रहते हैं उस टाइप के कैंसर में। दूसरा किस्म रहता है HER2 पॉजिटिव कैंसर। तीसरा रहता है ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, जिसमें ना हार्मोन टाइप्स ऑफ द कैंसर मेन सब टाइप्स। हाँ जी, जो फीमेल्स में अलग अलग के टाइप्स यूजुअली होता है ना कि किसी को सिर दर्द होता है तो वो बोलता है सबको सेम ही किस्म का सिर दर्द होगा, तो ऐसा कुछ होता है। कैंसर्स मुख्तलिफ किस्म के होंगे। इसमें कॉमनेस्ट जो होंगे मेजॉरिटी 70-80% होंगी हार्मोन पॉजिटिव। 10-15 से 20% अलग अलग रीजन्स में अलग अलग परसेंटेज से। हमारे यहाँ कई सारी स्टडीज इंडिया की जो कहते हैं 30-50% HER2 पॉजिटिविटी, लेकिन उतना हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और वो हमारे माशरे में भी है, कश्मीर में भी है। और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी औरतों को हो रहे हैं। यंग एज ब्रेस्ट कैंसर इनको हम कहते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में 50 साल की उम्र में रिस्क बढ़ जाती है, तो हमारी औरतों में 40 साल की उम्र से रिस्क बढ़ जाता है। सकती है अभी तक की, मतलब जो आप बोल रहे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर इन कश्मीर वैली? हम लोग you mean to say incidence? What are the ratio of having a breast cancer between the married one and the unmarried one? It has not got anything to do with being married or unmarried, but yes, with being a nulliparous or multiparous. आपने बच्चे जने हैं या नहीं जने हैं, आपने उन बच्चों को दूध पिलाया है या नहीं पिलाया है। तो ऐसे कोई हमारे पास में स्टडीज नहीं है जो आपका मैरिड अनमैरिड का करें। वो तो खैर उम्र के साथ साथ में, एरा के साथ साथ में उम्र बदल जाती है शादी की। लेकिन कई सारे जो रीजंस हैं, देखें, एक कुछ चीजें होती हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होंगी, कुछ होंगी जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होंगी। हमारे नाज़रीन के लिए जानना बहुत जरूरी है। नॉन मॉडिफाइबल वो है जिस पे आपका कोई भी जोर नहीं चल सकता। जैसे अगर आपकी एज है, आप अपनी एज नहीं बदल सकते। आपकी अगर जेनेटिक्स वैसी है, इनहेरेंट टेंडेंसी होने की, वो आप नहीं बदल सकते हैं।
अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो थोड़ी सी टेंडेंसी आपकी ब्रेस्ट कैंसर होने की ज्यादा है, वो भी आप नहीं बदल सकते। जो ग्लैंड की अपनी इनहेरेंट डेंसिटी होगी, साइज नहीं बात कर रहे हैं हम, बड़ा साइज हो सकता है सिर्फ फाइब्रोफैटी हो, लेकिन अगर ग्लैंड डेंस है तो उसमें चांसेस थोड़े से स्लाइटली इंक्रीज होंगे ब्रेस्ट कैंसर होने के। इसी तरह अगर किसी की माहवारी बहुत पहले शुरू हुई है, जैसे मेंसेस किसी की मेनार्की शुरू हुई 12 साल से पहले, उसमें रिस्क जो है बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। अगर लेडीज में मीनोपॉज, जो उनकी माहवारी बंद होने का जो टाइम पीरियड होता है, वो अगर आफ्टर 50 हो, तो आपका जो एक्सपोजर होता है बॉडी का उस हार्मोन को, एस्ट्रोजन को, वो ज्यादा रहता है, तो आपका रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है वो लंबा है, तो रिस्क बढ़ जाती है। तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या होंगे जिसमें हमारा हाथ है, हम कर सकते हैं। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 30 से 50% कैंसर्स को होने से हम रोक सकते हैं। कैसे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी आएगा। सेडेंटरी हैबिट्स नहीं रखें प्लीज। कम से कम आधा घंटा आप खुद को दें। मैं मेरी सारी माओं से, बहनों से ये दरख्वास्त है कि 30 मिनट हर रोज की आपकी अपनी एक्टिविटी के लिए होने चाहिए। चाहे आप वॉक कर रहे हैं, यस, ब्रिस्क वॉक और स्किपिंग और रनिंग, या साइकिल स्टैंड पे रख के पेडलिंग, या मोस्टली जो डोमेस्टिक वाइफ होती है, जो घर पे काम करते हैं, घरेलू, दे लाइक हम जो ये ऊपर नीचे करते हैं, झाड़ू वगैरह, दैट टू इज एन एक्सरसाइज। देखिए आप आधा घंटा यूजुअली झाड़ू नहीं लगाते हैं, यूजुअल टाइम उनका फिर जाता है कपड़े फोल्ड करने में, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने में, खाना बनाने में। वो फिजिकल एक्टिविटी इन रियल सेंस नहीं होती है अनलेस कि आप उतना ज्यादा एक्टिवली कुछ करें। एक जगह बैठ के अगर आपने 10 काम कर लिया, आपने 10 सब्जियां बना ली, 10 सब्जियां साफ कर ली, वो उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप स्लो वॉक कर रहे हैं, बातें करते हुए चले जा रहे हैं, वो भी उतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है। ब्रिस्क वॉक होना चाहिए जिसमें यू बर्निंग योर कैलोरीज, सो इट हैज टू बी लाइक दैट। So that is much preferred. So that question of the women's, जो वो बोलते हैं कि हम काम करते हैं, हमको it amounts to some amount of activity, but additional खुद को और टाइम not a perfect time, जिसमें आप de-stress होके सिर्फ अपने लिए वो एक्टिविटी कर रहे हैं is more important, because आपका इमोशनल स्टेट कैसा है। अगर आप सल्क करते हुए काम कर रहे हैं, थकते हुए, स्ट्रेस में वो काम कर रहे हैं, it will have a different impact on your body, while as when you're positive, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी रिलीज, आपका ब्रेन रिलीज कर रही है, आपकी इम्यूनिटी बॉडी की चेंज हो रही है। वो 30 मिनट्स आप वो आधा घंटा कोशिश करें अपने लिए निकालने का, सेल्फ केयर का। So, दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, वजन नहीं बढ़ने देना है। जो हम लोग बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं, फैटी फूड्स खा रहे हैं, तेल, घी, बटर, ये सब अंदर जा रहा है और यहाँ से फिर सेडेंटरी होते जा रहे हैं। वजन बढ़ने से हमारे 12 से 13 कैंसर्स जिसम में ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें से एक ब्रेस्ट कैंसर है और आंतों का कैंसर, दोनों बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हर किसी चीज का कोई ना कोई वजूहात होती है, कोई रीजन होता है, उसकी वजह से कोई चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जब डिप्रेशन में जाता है तो उसकी वजह स्ट्रेस होती है। हार्ट अटैक की मोस्टली वजह कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, फैट वगैरह, उसकी वजह से होता है। डिफरेंट रीजन। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है फॉर अ कॉमन पर्सन, फॉर अ कॉमन लेडी, उसकी एक वो पर्टिकुलर कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा मिथ है कि एक चीज है तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है ना। तो कई सारी वीडियोस आपने देखे होंगे, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, कि आपका जी फलाना विटामिन कम है तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, विटामिन कुछ अलग सा निकला था, फिर ये एक चीज आपने करी तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो हमारे पास ऐसी औरतें हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में शादी करी, 17 साल की उम्र में उनके बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए, उन्होंने 7 साल दूध पिलाया, 5 साल दूध पिलाया, बट स्टिल ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो कैंसर्स ओवरऑल मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, एक खास वजह नहीं होती है कैंसर होने की। आपकी पहले इनहेरेंट टेंडेंसी क्या है, सेकंड आपका एक्सपोजर एनवायरनमेंट को क्या है, आपने फिजिकल एक्टिविटी कितनी करी, आपके सेडेंटरी हैबिट्स क्या है, आप स्मोक को तो एक्सपोज नहीं है, आप प्राइमरली खुद स्मोक तो नहीं कर रहे, चाहे तंबाकू है, तंबाकू हमारे पेरिफेरीज में कितनी औरतें पीती हैं, बहुत ज्यादा, है ना, तो तंबाकू नोशी तो नहीं कर रहे हैं। आपका हस्बैंड, भाई, बेटा कोई घर पे तो नहीं तंबाकू ले रहा है या सिगरेट ले रहा है, तो आपकी वजह से भी हो सकता है। देखिए 8 लाख लोग दुनिया में मरते हैं सिर्फ सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोक की वजह से, जिन्होंने कभी नहीं पिया होता है। बिल्कुल। हर रोज हमारे मुल्क में 2,500 लोग मरते हैं, 2,500 सिर्फ सेकंड हैंड स्मोकिंग, सिर्फ स्मोकिंग की वजह से, टोबैको कंजम्पशन की वजह से। तो ये रिस्क कितना है आपको, ये एक्सपोजर कितना है, कोई बचपन में आपको रेडिएशन तो नहीं लगी है लिम्फोमा वगैरह के लिए, या आपकी मदर को
रिकरेंट अबॉर्शंस तो नहीं हो रहे थे जिसके लिए उस टाइम में उनको स्टिल इथाइल डीएस उसको हम बोलते हैं डाइथाइलस्टिलबिस्टोल तो नहीं लेना पड़ा था, आपके चांसेस हो जाएंगे। की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज वन थिंग दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद इट। काफी लंबा जो है वक्फा रहा कंट्रोवर्सीज का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके। तो पहले हम लोगों का पता था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं तो रिस्क बढ़ रही है, फिर एक एरा आया जिसमें स्टडीज ने दिखाया कि बहुत ही ब्लीक रिलेशनशिप है अगर आपने 8-10 साल लिया कंटिन्यूसली लिया तो। फिर अभी फिर से स्टडीज आ रही हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डू हैव अ स्लाइटली इंक्रीज्ड रिस्क, बट इफ यू टेकन देम over a prolonged period of time and especially अगर एस्ट्रोजन रिच हैं, जो प्रोजेस्टेरोन रिच होंगे वो यूजुअली नहीं कॉज करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर किसी ने कराई, अगर किसी का मान लें ओवेरियन जो है फेलियर अर्ली हुआ, अर्ली मेनोपॉज हुआ और उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज करवाई वेरियस रीजंस की वजह से, कि किसी की हेल्थ खराब हो रही है कार्डियक या बोन या वजनल, उसकी वजह से उन्होंने कराया, तो उससे उनका स्लाइटली इंक्रीज रिस्क होगा। डॉक्टर साहब, आप जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका एक सिम्टम, जैसे कि हम जानते हैं एज अ कॉमन पर्सन, I'll just come to that. Sorry, I'm cutting you there because I wanted to mention about the ब्रेस्ट फीडिंग। WHO कहता है अगर आपने बच्चे को 1.5 से 2 साल दूध पिलाया आपने तो आपका स्लाइट रिस्क डिक्रीज हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का। और सेकंड, अगर आपने बिल्कुल डिलीवरी जो आपकी पहली है वो 35 से पहले हुई है तो आपको एलएलई प्राइमरी ग्रेविडास नहीं है, या अगर आपका कोई बच्चा नहीं है तो रिस्क ज्यादा है। अगर आपका बच्चा 35 साल से बाद में पहला बच्चा हुआ है, 30 से पहले आपका कोई बच्चा है, हाँ आपने डिलीवर किया है, फर्स्ट आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी 30-35, अब हम लोग एक्सटेंड करके लेते हैं आज के एरा में, तो आपका रिस्क स्लाइटली डिक्रीज है। उसके बाद होता है तो मतलब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद अगर करते हैं डिलीवर तो रिस्क। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, जो मदर है, शी इज अ मदर ऑफ 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स ऐसा कुछ, तो और वो ब्रेस्ट फीडिंग की हुई है उन्होंने, तो उसके बाद 3 साल के बाद या 10 साल के बाद उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया, इज इट कि उसका कुछ हेरिडिटरी मतलब बच्चों में कुछ पाया जाएगा? इज इट नेसेसरी और इज समथिंग? नॉट ऑलवेज। 90% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर विल बी स्पोरेडिक। आप में कोई हिस्ट्री नहीं होगी, आपको हो सकता है, हमें हो सकता है ये, लेकिन अगर है फैमिली में तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के, जैसे जो उनकी बेटी होंगी या बहन होंगी, उसके डबल हो जाते हैं चांसेस होने के, और अगर 2 हैं तो 2 इंडेक्स केसेस हैं तो ट्रिपल हो जाते हैं। पर उसमें ब्राका पॉजिटिविटी या जेनेटिक, वो हेरिडिटरी, देखिए फेमिलियल कैंसर्स और हेरिडिटरी कैंसर्स आर डिफरेंट। बिल्कुल, हेरिडिटरी कैंसर मतलब वो होता है जिसमें आपने वो जीन लोकलाइज कर लिया, ये जीन है इस फैमिली में इसीलिए हो रहा है। ब्राका 1 है, ब्राका 2 है, P53 म्यूटेशंस है कोई, और AL केस हैं, बाकी पिक म्यूटेशंस हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस जो है 90% लोगों में वो रहती हैं। अगर ये म्यूटेशन है तो यूजुअली वो पेनिट्रेंस की पॉसिबिलिटी है, तो जेनेटिक काउंसलर बैठता है, उन फैमिलीज के साथ में डिस्कशन करता है, डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेता है, उनके फादर के साइड से, मदर के साइड से, सारे अंकल्स, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, so it's not necessary कि a mother not always, not always her child, तो जरूरी नहीं है दूध के थ्रू तो बिल्कुल नहीं जाएगी। इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज कि आपने दूध पिलाया बच्चे को तो उसको होगा। तो अगर जेनेटिक्स आपका जीन पेनिट्रेशन हुआ है उस बच्चे में और ब्राका म्यूटेशन थी तो उस बच्चे को होने की पॉसिबिलिटी है, नॉट बिकॉज आपने बच्चे को दूध पिलाया तो उसको होगा। इट डजंट गो लाइक। वी हैव अ कॉमन क्वेश्चन, मतलब वी एज अ कॉमन पर्सन वी नो कि जो टीन्स है, गर्ल्स इन अ ग्रोइंग एज, तो हार्मोनल चेंजेस होती है उसमें। जब ब्रेस्ट जब ग्रो होता है तो उसमें वो पेन होती है, पेन हल्की हल्की पेन होना स्टार्ट करती है। तो मोस्टली जो टीन गर्ल्स होती है वो पैनिक कर जाती है, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं है। तो लेकिन हमने ऐसे सुना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर, उसमें भी एक ऐसा साइन है कि जब आपको ब्रेस्ट में पेन हो, तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए 70% जो होंगी चेंजेस ब्रेस्ट में औरत के वो नॉन कैंसरस होंगी। ठीक है, तो आपका स्पेशली अगर साइक्लिक मैस्टैल्जिया है, उस पेन को हम मैस्टैल्जिया कहते हैं, जैसे आपका एक पीरियड है फिर आपका दूसरा पीरियड हो रहा है, उन दोनों पीरियड्स के बीच का टाइम होता है 2 वीक्स का, जिसमें हम ओवुलेशन कहते हैं। जब आपके अंडाकोश से, आपके ओवरी से एग निकल रहा होता है, तो तब थोड़ा हेवी हो सकता है आपका ऑर्गन, थोड़ा पेन हो सकता है, थोड़ा लंपी बम्पी हो सकता है, लेकिन वो रिग्रेस हो जाएगा। आपके पीरियड्स होंगे वो रिग्रेस होगा, फिर अगले महीने फिर से होगा। तो ये पैटर्न जो है, जो चीज बढ़े और घटे वो यूजुअली बिनाइन होती है, नॉन सीरियस चीज होती है, दैट शुड नॉट कॉज पैनिक। अब जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? कोई लंप, लेकिन अब देखिए हम 30-70% कह रहे हैं कि नॉन कैंसरस है, लेकिन जो 25 to 30% है जो कैंसरस हो सकते हैं वो कैसे पता चलेंगे?
अनलेस आप ट्रिपल असेसमेंट कराएंगे। ट्रिपल असेसमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी गांठ, कोई भी लंप आपके ब्रेस्ट में आ रहा है, यू हैव टू गेट इवेलुएटेड बाय अ स्पेशलिस्ट। एक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहेंगे, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। दूसरा होगा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। 40 से कम की उम्र में अल्ट्रासाउंड होगा, सोनोमैमो। 40 से ज्यादा की उम्र में एक्सरे मैमो, क्योंकि 40 से कम की उम्र में यूजुअली ब्रेस्ट बहुत डेंस रहता है, तो उसमें एक्सरे मैमो में उतनी चेंज नहीं दिखेंगे, अल्ट्रासाउंड करना जरूरी पड़ेगा। ट्रिपल असेसमेंट का तीसरा जो रहता है हमारा पार्ट, वो रहता है नीडल टेस्टिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोग FNACs करा लेते हैं। FNAC nowadays is not recommended for breast lumps, usually doesn't give you an answer. नीडल टेस्ट ही कराते हैं, लेकिन उसको हम कोर बायोप्सी या नीडल बायोप्सी या ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं। स्लाइटली बिगर नीडल बट इट गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन। So that is what is required at least, ठीक है। तो ये ट्रिपल असेसमेंट करा के हम लोग पता कर सकते हैं। अगर ये बिनाइन डिसऑर्डर है तो आप उसको रेश्योर कर सकते हैं पेशेंट को, स्पेशली अगर यंग है, अनमैरिड है, तो आप डॉक्टर सिस्टम को हाथ नहीं लगाते, आप उनको रिलीव कर देते हैं, रेश्योर कर देते हैं कि कुछ नहीं करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब आप बताइए कि जैसे कि पहले जमाने में जो औरतें होती है, हया का मूवमेंट होता था, ऐसे बोल रहे थे कि हया की वजह से हम नहीं जा सकते, या मर्दों को कैसे बोलेंगे कि ऐसे ब्रेस्ट कैंसर है, या किसी को क्या बोलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो वुमेन्स है वो दब जाती थी, वो नहीं बोलती थी अपनी। अभी भी जो लड़कियां, अभी ऑल्दो की जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है, ओपनली सब के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती है। तो अभी आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम जितने जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं ओपनली बात करने के लिए, कि कई ऐसे हैं, क्योंकि आपने वर्कशॉप्स भी काफी किए होंगे, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस नहीं हो गई है उन लेडीज को? बहुत ज्यादा कमी है अवेयरनेस की हमारे मास्टर में, बहुत ज्यादा कमी है। एक तो देखें, कई सारी वजूहत हैं, औरतें सामने नहीं आती। एक तो ये होता है कि उनको लगता है शर्मिंदगी महसूस होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, जो फीमेल सर्जन है अराउंड उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके पास जाके दिखाएं। और दूसरी बात ये याद रखें कि ये जो जिस्म दिया है परवरदिगार ने, ये एक आपके पास में अमानत, बिल्कुल है ना। तो इसमें तो परवरदिगार ही आपको दे रहे हैं वो परमिशन कि जब कोई प्रॉब्लम है तो आपने इसकी हिफाजत करनी है। आप इलाज नहीं करें तो आप उस अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो ये पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि जो मिथ्स हैं, टैबूज हैं, एक तो डिनायल है कि अगर हम गए जांच कराने के लिए तो अगर हुआ तो, आपने दूसरा पहलू सोचना है, अगर हुआ और आपने नहीं करवाया तो, क्योंकि स्टेज 1 जो कैंसर्स होते हैं उसमें 98% सर्वाइवल है, तो यू आर एज गुड एज नॉर्मल। अगर यही कैंसर गॉड फॉरबिड स्टेज 4 में डायग्नोज हो जाए तो सर्वाइवल 28% रह जाता है। तो हर 2 कैंसर जो अभी डायग्नोज हो रहे हैं उनमें से एक की जान जा रही है, क्योंकि बहुत लेट स्टेजेस में आ रहे हैं। 60% ऑफ आवर वुमेन आर प्रेजेंटिंग इन स्टेज 3 स्टेज 4। तो ये समझना अपने जरूरी है कि अगर है तो अर्ली डायग्नोज हो तो बेहतर है, रादर देन लेट डायग्नोसिस। के तीसरा एक सोशल टैबू, हाय खुदा कैंसर सच है वन करना कोई खानदर, हाँ जी, बेटी को कैंसर या माँ को कैंसर है, बेटी को भी होगा, या उधर शादियां नहीं होंगी, सोसाइटल टैबू है। प्लीज समझे, जिस तरह से कोई और बीमारी है, जिस तरह से हमें कोई परेशानी नहीं होती कहने में कि हमारे दिल में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, हमारे गुर्दों में दर्द है, हमारी आंतों में दर्द है, अगर हमें कैंसर है तो हमें ये कहने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये कंटेजियस बीमारी नहीं है कि अल्लाह ने करे इसको कैंसर है तो ये हाथ लगा लिया और उसको भी कैंसर हो गया, उसका साया पड़ गया तो कैंसर हो गया, या ऐसा कुछ उस घर में हमने शादी कर ली तो अल्लाह ने करे कैंसर हो गया। तो इस सोशल टैबू से हमें बाहर आना है। अब हम एजुकेट हो रहे हैं, अगर एजुकेटेड माशरा भी ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे अनएजुकेटेड, तो अनफॉर्चुनेटली उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि सिंस आप काफी सालों से ये पेशेंट्स देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट देख रहे हैं, तो व्हाट आर द मैक्स एज ग्रुप दैट यू आर सीइंग अभी जो आपके पास आ रहे हैं? देखिए, है तो मेजॉरिटी 50s में, 50s और 50s के बियॉन्ड ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यंग एज ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन द राइज। सो वी आर सीइंग पेशेंट्स हु आर इन देयर 40s, इन देयर 30s एंड अनफॉर्चुनेटली इन देयर 20s। पिछले हफ्ते ही 25 और 28 2 डायग्नोसिस करे हैं मैंने, सिर्फ एक हफ्ते में 2 यंग एज ब्रेस्ट कैंसर हैं। So this is unmarried, young, even if you're married, the age stays there, right? 20, 25, 28. Okay. So it's in 20s, 30s, 40s. We're diagnosing at a much younger age now. It's shocking, but one of my friends operated on one of the kids जो सिर्फ 3 साल की बच्ची थी मुंबई में। So breast nodule था थोड़ा बहुत, कोई hormonal बहुत strong family history रही होगी, she also got it. No age is immune. कोई ये सोचे कि ऐसा हो रहा है मुझे तो मैं तो बहुत
छोटी हूँ अभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अनलेस यू गेट इवैल्यूएटेड, आप अपने आप में ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं। वो जो एक डिनायल का फेज कि मुझे हो ही नहीं सकता, हमारे तो खानदान में किसी को नहीं था, हमने तो सुना ही नहीं। 90% औरतें तो वो होंगी जिनकी खानदान में किसी को हुआ ही नहीं, होया ही नहीं, बिल्कुल स्पोरेडिक होगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन 70% जो होंगे ब्रेस्ट चेंजेस वो बेनाइन होंगे, लेकिन जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करवाएंगे कोई श्योरिटी नहीं है, कोई तो जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, वी डोंट नो द स्टेज, तो उसमें क्या होता है कि इज इट अराउंड द चेस्ट साइज में जो लंप्स होते हैं या निपल्स, ऐसा कुछ आप बताइए जो सिम्टम्स देखिए पहले सिम्टम तो ये होंगे, एक तो लंप होगा, जो लंप नहीं जाएगा ब्रेस्ट चेस्ट साइज के ब्रेस्ट में होगा, ब्रेस्ट में कहीं पे भी। ब्रेस्ट का एरिया कौन सा होता है, आपके कॉलर बोन से स्टार्ट होके आपके 6th रिब पसली तक जाता है, और इधर मिड एक्सिलरी लाइन में, और इधर मिड बॉडी का आपका जो है मिड पॉइंट है, मिड लाइन है, उधर तक ये सारा एरिया जो होता है ये ब्रेस्ट का होता है। उसमें कोई भी लंप है या आपके आर्म पिट में कोई लिम्फ नोड है उसकी वजह से जो नहीं जा रहा है, वो हो सकता है। निपल में कोई भी किस्म के जख्म हो रहे हैं, एक्सकोरिएशन हो रही है जो हील नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये पेजेस डिजीज हो सकती है। सटल स्किन कैंसर ब्रेस्ट का वो दिखाना जरूरी है। निपल डिस्ट्रॉय हो रहा है, खामखा खत्म हो रहा है, निपल इन्वर्ट हो गया है, वो एकदम से छोटा होता जा रहा है, उसमें स्किन पील होती जा रही है, जख्म है वो हील नहीं होता जा रहा है। निपल पहले ठीक थे, अब अचानक से इन्वर्ट होने लगे हैं। हालांकि मैस्टाइटिस इन्फेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन रूल आउट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। निपल डिस्चार्जेस स्पेशली अगर एक साइड से आ रहे हैं, या ब्लड स्टेन्ड आ रहे हैं, या बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, एक डक्ट से आ रहे हैं, तो इवैल्यूएट कराना आ रही है, तो वो भी हो सकता है। व्हाइट यूजुअली मिल्की डिस्चार्ज यूजुअली सिनिस्टर नहीं रहते हैं, बट इट्स नॉट अ रूल ऑफ द थंब। यूजुअल सिनिस्टर रहते हैं, सेरस बिल्कुल क्लियर या ब्लड स्टेन्ड। बट कोई भी डिस्चार्ज अगर एक साइड से आ रहा है, एक डक्ट से आ रहा है, तो इवैल्यूएट कराना बहुत जरूरी है। कोई भी किस्म की स्किन चेंजेस हो रही है, कहीं पे आपको लग रहा है पुल हो रहा है स्किन, टेदरिंग हो रही है, डिम्पलिंग हो रही है, या स्किन थोड़ा सा थिक हो रही है, ऑल्दो दैट इज अ वेरी लेट स्टेज। कलर का कोई डिफरेंशिएट है किसी का? अनफॉर्चुनेटली यस, वन ऑफ वेरी एग्रेसिव कैंसर्स इज इन्फ्लेमेटरी कैंसर। बहुत यंग फीमेल्स में होता है, उसमें पूरा ब्रेस्ट एकदम से रेड और स्वोलन हो जाएगा, आपको लगेगा कि इन्फेक्शन हो रहा है, एब्सेस हो रहा है, पर वो कैंसर होगा। अनलेस इवैल्यूएटेड इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई बार उसमें लंप फील नहीं होता, वो सिर्फ स्किन चेंजेस हो जाती हैं। वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट अगर स्पेशलिस्ट ट्रेन्ड नहीं है, ट्यून्ड नहीं है। सो व्हाट आर द मिथ्स, सिंस आपने काफी टाइम से, व्हाट आर द मिथ्स यू हैव गॉट फ्रॉम द पेशेंट्स, या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि जिनकी वजह से वो डील करते होंगे? मोस्टली बोलते हैं कि वायर्ड ब्रा लगाने से होता है, या क्या होता है ज्यादा दौड़ने से होता है, या चेस्ट पीस खाने से होता है, चिकन चेस्ट पीस खाने से होता है, तो आप ये मिथ्स बताइए। वायर ब्रा, देखिए वायर ब्रा को हम लोगों ने काफी अपोज किया इस वजह से, नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं, बट इट्स अ ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट। जब आप वो वायर ब्रा पहन रहे हैं तो कंटिन्यूअस रेपिटेटिव ट्रॉमा होता है कहीं पे। अगर थोड़ा फैट नेक्रोसिस हो गया, अननेसेसरी पैनिक, अननेसेसरी बायोप्सीज एंड ऑल, इट्स नॉट रिकमेंडेड, यू शुड नॉट ट्रॉमेटाइज एनी ऑर्गन। सेकेंड ये कि चेस्ट पीस खाने से नहीं होगा, ये मोस्टली कहते हैं ना, फेरिली वुमेन्स बोलते हैं कि चेस्ट पीस लड़कियों को तो नहीं दे दो। एब्सोल्युटली नॉट। फैट आपने कंटेंट कम करना है, वो कहाँ से भी आ रहा है, फैट आपने कंटेंट करना है, जंक फूड आपने कम करना है। आपके फास्ट फूड में आपको पता नहीं है कितने केमिकल्स हैं। देखिए पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं आजकल, इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं, फिर आपका आजकल टाइटेनियम ऑक्साइड, देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो सब्सटेंस है, वो यूज करते हैं हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को एकदम शफाफ दिखाने के लिए, चाहे आपकी चीज है या योगर्ट है या दूध आ रहा है, इट्स अ कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल। ठीक है, इसी तरह से कुछ चाइनीज फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं। इसी तरह हमारा टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स वगैरह आते हैं, शैम्पूज, कंडीशनर्स, जिसमें मिथाइल पैराबेन, एग्जैक्ट, अगर पैराबेन फ्री है तो इट इज सेफ, अगर मिथाइल पैराबेन है इट इज वन ऑफ वेरी, सो वी नीड टू चेक इट आउट कि पैराबेन फ्री है कि नहीं। एब्सोल्युटली, सल्फेट फ्री and paraben free. What are the myths, ma'am? So again, other people also say that कि अगर हमने herbal product use किया तो हम लोग तो safe हैं। Herbal product में अगर आपका preservative paraben है तो then you're again at the same risk। ठीक है, इसी तरह माइक्रोवेव का यूज थोड़ा कम करें, क्योंकि उसमें जो आप फूड क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं या हीट कर रहे हैं, उसमें डीएनए डैमेज हो रहा है, वो कितना नुकसान पहुंचाएगा आपको नहीं पता है, एंड स्पेशली न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 हो जाता है उसका। सेकंड चीज है जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, डोंट सब्जेक्ट देम टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। आइस ट्रेज में आप लोग प्लास्टिक के आइस ट्रेज में रखते हैं, फ्रीजर्स में या बॉटल में आपने रखा, चाहे आपका जूस है, चाहे आपका कोई भी चीज पानी है, अगर आपने फ्रीजर में रखा या आपका हीट अप हुआ आपकी कार में, तो डायोक्सिन रिलीज होगा, दैट इज अगेन अ कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो आप कोशिश करें कि आप एक तो हेल्दी एक्टिविटीज आपकी हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, फ्रेश फूड है, फ्रेश फ्रूट्स हैं,
हैं, आप फ्रूट लाते हैं, So these are सैलेड लेते basically the हैं, precautions यस दैट यू we need to keep in consideration. यस। तो आप अच्छे से उसको धोएंगे, विनेगर में, सॉल्ट में धोएंगे, उससे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स चले जाएंगे, गर्म पानी में धोएं। इसी तरह पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का कंजम्पशन कम करें। आप अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं तो जब आपकी गाड़ी हीटेड अप है, उसमें पीवीसी के कवर्स रहते हैं, डैशबोर्ड्स और सीट कवर्स, उसमें बेंजीन फ्यूम्स रिलीज होते हैं विच कैन कॉज कैंसर्स, इनफर्टिलिटी एंड मेंटल क्लॉगिंग। तो जब आप गाड़ी में बैठें तो विंडोज रोल डाउन करें, उस हवा को बिल्कुल बाहर जाने दें, अच्छे से एरेट होने दें गाड़ी So को, AC फिर का रोल अप ज्यादा करके ये नहीं होना उसके बाद चाहिए। 10 मिनट की रनिंग के बाद में फिर यू कैन रोल अप दैट, जो पेंट अप अंदर जो होगी एयर वो बाहर जाएगी, अदरवाइज यू विल बी री इनहेलिंग द सेम थिंग एंड दैट इज बेंजीन। Dr. Sab, one message you want to give to the people, to the viewers, that about the breast cancer, anything you want to give, one message? One message would be you have to be very alert। ठीक है, कोई भी चेंजेस हैं उसको इग्नोर नहीं करें और वो जाके दिखाएं, उसका इलाज करवाएं। प्लीज ये नहीं सोचें कि बायोप्सी होने से वो फैलेगा। ये जो तरीके हैं ये टाइम टेस्टेड हैं, प्रूवन है। आप जाके टाइमली अपना हेल्प सीख करें। खुशहाल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना वक्त हमें देने के लिए। मिलते हैं आपके साथ एक और नए शुमारे में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।